बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। नदीम मलिक साहब ये हमारे साथ मौजूद है। नदीम मलिक साहब, हम अब देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है इस बजट के ऊपर वो भी अब सामने आता जा रहा है, और उसमें जब हम चैम्बर के सदूर की अगर बात करें, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अब मुसलसल ये कह रही है कि इसमें किसी किस्म का बिजली का, गैस का रिलीफ नहीं दिया गया। जो मुतालबात हमने सामने रखे थे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट के, वो भी कोई खास कम नहीं हुए। कुछ टैक्सेशन में रिलीफ हम देख रहे हैं कुछ जगहों पर, लेकिन फिर हम ओवरऑल अगर बात करें इस बजट की, रिलीफ कहीं कहीं दिया गया है, लेकिन कहीं पर मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया गया है उन सेक्टर्स को भी जो कि सबसे अहम सेक्टर है। अभी हम ब्रेक से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे कि उसके लिए बात ही नहीं की गई है इस बजट के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस बजट में, तो जिन सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए था या खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए एग्रीकल्चर पर, उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई। देखिए, मुझे तो लैक ऑफ इमेजिनेशन टैक्स मेयर्स में नजर आती है। मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूँ। उसका स्टार्ट तो सबसे पहले सैलरीड क्लास से होना चाहिए था, और खास तौर पर जो लोग 2 लाख तक की आमदन माहाना रखते हैं उनके ऊपर टैक्स मेयर्स में सब्सटेंशियल चेंज आनी चाहिए थी, उनके ऊपर बोझ कम करने के लिए। लाख रुपए वाले जो सैलरी महीना कमाते हैं वो 12 लाख की आमदन के ऊपर 6 लाख की इन्होंने बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड रखी है। उसके बाकी की 6 लाख आमदन के ऊपर 1000 रुपया उनका टैक्स कटेगा। 6000 रुपया, 1000 रुपया हर लाख के ऊपर। उसके बाद जैसे ही आप 10 से 20 लाख वाले चले जाते हैं इनकम पे, तो इजाफी आमदन के ऊपर ये 12% या 14% टैक्स काट रहे हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर बहुत ज्यादा चेंज आनी चाहिए थी, ताकि 2 लाख से नीचे आमदन वाले जो लोग हैं उन्हें कम से कम टैक्स के बोझ का सामना करना पड़े। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इनकी टैक्स फाइलिंग के जो नंबर्स हैं उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो है ही सैलरीड क्लास है, तो उसको इन्होंने छेड़ने की जहमत ही गवारा नहीं की है। दूसरी तरफ आप एग्रीकल्चर की या दूसरे शोबों की बात करते हैं, तो किसी भी ऐसे सेक्टर के हवाले से कोई स्पेसिफिक पॉलिसी या प्रोग्राम बजट के अंदर नहीं है। कुछ तो ये उसके बाद अनाउंस कर सकते हैं, अनाउंस करने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इनपुट्स है या ट्रैक्टर की कीमतें या खाद की कीमतें उस हवाले से कुछ ड्यूटीज में रद्दोबदल करते हैं, तो हो सकता है कि इंसेंटिव के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज सामने आ सकती थी। इसी तरीके से सब्सिडाइज क्रेडिट दे सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जैसे इन्होंने वो अपना घर स्कीम के तहत एक 5% की शरह रखी है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक प्लान आ सकता था, जिसमें वफाक और सूबे मिलकर, ये बोझ सूबों को भी उठाना है, सिर्फ वफाक का काम नहीं है, क्योंकि तमाम एग्रीकल्चरल लैंड सूबों के अंदर है। लेकिन वफाक एक अम्ब्रेला प्रोग्राम अनाउंस कर सकता था, जिसके तहत सूबे अपना अपना हिस्सा डालते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में रियायती नरखों के ऊपर 5-6% की शरह के ऊपर क्रेडिट्स देते हैं, जिससे वो खादें, अद्वियात, बीज, इस तरह की सर्टिफाइड सीड्स की अवेलेबिलिटी यकीनी बनाना, ये तमाम चीजें उसमें कवर की जा सकती थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बहुत बड़ी इस वक्त कमी है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। रवा साल भी आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है 1 ऑफ द लोएस्ट इन पाकिस्तान रहती है, कोई 10% या शायद उससे भी कम है, 10% के करीब है। तो वहाँ इन्हें कम्प्रीहेंसिव 5 ईयर्स प्रोग्राम देना चाहिए था। वो आपको टैक्स इंसेंटिव देने हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल नए सिरे से नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में या नया कारखाना लगता है उसके लिए टैक्स इंसेंटिव देते हैं, उसके लिए क्रेडिट स्कीम में कुछ इंसेंटिव देते हैं कि उसको ये फिक्स रेट के ऊपर 9% या 10% के ऊपर 5 साल या 10 साल का कर्जा मिलेगा। जैसे लॉन्ग टर्म लोन किसी भी इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं, उसके लिए इंडस्ट्रियल बैंक्स किसी जमाने में पाकिस्तान में थे, अब तो उनका वजूद नहीं है, लेकिन रवायती कमर्शियल बैंकों से भी हुकूमत अरेंजमेंट कर सकती थी कॉस्ट शेयरिंग बेसिस के ऊपर, तो उनको एक फिक्स शरह के ऊपर 10 साल के कर्जे दे देती नई इंडस्ट्री लगाने के लिए। बहुत बड़ी चेंज उससे आती है अगर ये स्टेप ले लेते, लेकिन वो स्टेप है ही कोई नहीं, मिसिंग है कम्प्लीटली। प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने पैसा रखा हुआ है बजट में 160 अरब रुपए। अल्लाह करे कुछ चीजें इनकी प्राइवेटाइज होना शुरू हो जाए, खासतौर पर ये जाते उस तरफ है जो प्रॉफिटेबल इनके बिजनेसेस है उनको सेल करने के लिए इन्होंने अब चीजें रखी हुई। एरिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बेचनी है, तो वो वाली जो प्रॉफिट में, हालांकि स्टार्ट उसका उन एरिया से होना चाहिए जो 1000 अरब सालाना हमसे खा रहे हैं। वो जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन जिसका सरकारी खजाना बोझ उठाता है उसको प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में प्राइवेटाइज करना चाहिए, सबसे पहले उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये जो 1000 अरब रुपया सालाना हम भरते हैं इससे तो जान छूटे। बिजली के शोबे में भी इन्होंने इतने ज्यादा पहले ही कीमतों में इजाफा कर चुके हैं कि अब तो मजीद इनके पास उसमें गुंजाइश नहीं है, तो रिडक्शन की तो इनसे और उम्मीद मत रखें। अभी जो हालिया तब्दीलियां बजट ये जो बिलों के अंदर आई हैं, इसके अंदर इन्होंने एक नया काम ये किया कि पहले तो सिर्फ बिजली की कीमत में इजाफा होता था, अब इन्होंने एक फिक्स टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिक्स्ड अमाउंट के साथ एक वो आता है फिक्स चार्ज, वो पहले फ्यूल सरचार्ज, ये टैक्स, वो टैक्स, वो 10-20 टैक्स पहले ही लगे हुए हैं, अब एक इन्होंने फिक्स चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया जो 3-4 हज़ार रुपया हर बिल के अंदर लगा हुआ आता है। वो चाहे वो 100 यूनिट का यूजर है, चाहे वो 1000 यूनिट का यूजर है, सबके बिलों के अंदर उसका एक फिक्स अमाउंट चार्ज होना शुरू होगी। तो ये अच्छे इकदाम नहीं है, ये बेसिकली
अफसोसनाक इकदाम हैं। ये इनकी नाकामी का इतराफ होता है कि हम इस सेक्टर को ठीक नहीं कर सके, तो ये अब चोर रास्ते ढूंढते हैं कि यहाँ से ऐसे करेंगे तो इतने बिल हैं, इतने कनेक्शन है, तो इतनी अमाउंट तो आ ही जाएगी अगर 3,000 एक बिल से काटेंगे। और उसके ऊपर कमाल ये है कि ये हुकूमत शायद पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसके वुज़रा खुद को अवार्ड दे के खुशी महसूस करते हैं। इनको दूसरा पाकिस्तानी शहरी तारीफ करे फिर तो इनकी बात होगी, ये खुद को अवार्ड देते हैं। तो मुझे 17 इम्तियाज, मैं बहुत अच्छा वजीर हूँ। तो ये इस हुकूमत का कमाल यही है जी। और मलिक साहब, यहाँ पर अगर हम माजी को भी देखें, ये ताजिरों के लिए कई स्कीम्स आई हैं, नाकाम होती हैं, उनकी तरफ से एहतजाज किया जाता है, फिर वही आसान अल्फाज में कहें तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ये दुकानदारों के लिए, जो छोटे दुकानदार हैं, इनके लिए अब जो ये फिक्स टैक्स स्कीम लाई जा रही है, इसको आप कितना देख रहे हैं कि ये ऐसी है कि जिस पर हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब हम टैक्स नेट ब्रॉडन करने की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि सालाना 20 करोड़ या उससे कम टर्नओवर वाले ताजिरों पर ये इतलाक होगा। इसका कोई फ़ायदा पहुँचेगा हमारे टैक्स कलेक्शन में? देखिए कि अगर तो टैक्स वो जो कहते हैं कि आएगा, ये बेसिकली उम्मीद इसकी बहुत कम है कि उतना वो टैक्स आएगा। अगर तो आएगा तो फिर तो कुछ कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मैंने 35-36 सालों में इस तरह की 35-36 स्कीमें अनाउंस होते तो देखी हैं, उनको कामयाब होते नहीं देखा। ये नवाज शरीफ की सबसे पहली जो वजारत उज़्मा थी उस दौर से ये स्कीमें अनाउंस होना शुरू हुई थी। 90-91 में शायद पहली दफा वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक्त ये शटर पावर थी, बड़े तगड़े थे, टैक्स नहीं थे लगाने देते। तो ये आसान टैक्स इनके लिए बनाते थे कि इतना थोड़ी सी अमाउंट, 1000 रुपया 500 रुपया महीना देंगे, बस इससे ज्यादा कोई सवाल जवाब आपसे पूछेगा ही नहीं। उन्होंने वो भी नहीं था दिया और आज तक नहीं देते। उसके ऊपर इनको एक अच्छी मजबूत तरीकाकार, मजबूत हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उनको फोर्स करना पड़ेगा कि वो जो मिनिमम टैक्स आपके ऊपर हमने कहा है, ये आप इतनी थोड़ी सी अमाउंट आप देंगे तो यू हैव टू डू इट। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी दुकान के ऊपर अगले दिन ताला लगेगा। तो यहाँ अगर कोई शटर पावर यूज करता है, कोई स्ट्राइक करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, तो उसको महीना बर्दाश्त कर ले, कहाँ जाएगा? यही दुकान खोलनी है ना उसे, तो उसे टैक्स ले। जैसे सैलरी वालों का सोर्स काट लेते हैं, तो इस तरह का इन्हें तरीका कार अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। ये टैक्स नेट से बाहर रहना पसंद करते हैं, वो क्यों टैक्स नेट के अंदर आए? 35-40 साल से मजे के साथ वो हुकूमत की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाते हैं और अभी भी मुझे शक यही है कि उसको नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे जी। और वैसे तो आपने जिक्र किया है इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, अगर हम देखें जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है एफडीआई की, अगर हम बात करें, वो 13 से 14% के दरमियान रही है। लेकिन बात फिर घूम फिर कर वहीं आती है कि जब भी हम अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट को तरजीह नहीं देंगे, लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकेगी, तो फिर एफडीआई क्यों आएगी? क्यों कोई बाहर बैठ के ये सोचेगा कि उसको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है? जो पिछला साल खत्म हुआ है उसके जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने जो नंबर जारी किए हैं उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 10% पे आ गई है। अगले साल के लिए उन्होंने दोबारा हदफ रखा हुआ है 14-15% का। तो ये तो वरी सन साइन है ना। इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सेविंग रेट भी आपका नीचे चला गया और इन्वेस्टमेंट रेट भी आपका नीचे चला गया। तो इसके ऊपर इन्हें बैठ के सर जोड़ के कुछ चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या ऐसा करें कि ये एरिया जो है हमारा, जो बहुत हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है, नई सरमायाकारी नहीं हो रही, इसके ऊपर गौर करें। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहीं पे टिकी हुई है 2.5% के ऊपर। आपकी जीडीपी स्ट्राइफल हो चुकी है, नीचे आ चुकी है। आप अनएम्प्लॉयड बहुत सारे लोग हर साल अपनी लेबर फोर्स में ऐड कर रहे हैं। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ये 7% कहते हैं, 6.3 से बढ़ के 7.1% हो गई है। लेकिन मेरी अपनी जाती राय में 14-15% है, डबल है। 7 को डबल कर लें तो 14% है, उससे कम नहीं है। तो इतने अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए रोजगार चाहिए। उसमें बहुत बड़ी तादाद वो है जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। तो उनके ऊपर इनको सीरियसली गौर करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम पे भी गौर करना चाहिए। अभी मतलब एक बड़े अफसोसनाक पहलू है, ये यूनिवर्सिटियां बुरा बनाती हैं। कराची से लेकर आप लाहौर तक आ जाएं, पेशावर तक चले जाएं, इस्लामाबाद में आ जाएं, जितनी यूनिवर्सिटी हैं सब ने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट खोले हुए हैं। और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में अब ये इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये टीवी, अखबारात, रेडियो, ये चैनल्स के अंदर उन सारों को जॉब मिल जाए। वो जर्नलिज्म में बीएससी की डिग्री लेकर आ जाते हैं और वो किसी चैनल के लिए, किसी अखबार के लिए और किसी रेडियो स्टेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो बच्चों को आप ऐसी एजुकेशन ही क्यों देते हैं जो उनके लिए, जहां वो एम्प्लॉयबल नहीं है, वो उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपको गौर करना पड़ेगा। सोशियोलॉजी में आप 10,000 बच्चा तैयार कर दें, 20-25,000 आप जर्नलिज्म के ग्रेजुएट तैयार कर दें, तो उनको कहाँ जॉब मिलेगी? तो कुछ इन्हें अपनी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर यूनिवर्सिटियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। और अब एक और चीज जो मुझे लगता है कि बजट में फ्लॉड एक बहुत अप्रोच है। एक तो ये जो एमएनएज और एमपीएस की रिकमेंडेशन के ऊपर ये तरक्याती स्कीमें डाली जाती है ना, ये बड़ा जुल्म है। ये बहुत ज्यादा वसाइल का ज़िया है। 70-80 अरब रुपया इस मद में ज़ाया हो जाता है। इसी तरीके से बीआईएसपी का जो पैसा है ये सूबों को देना चाहिए। सूबे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में इस पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुअर फैमिलीज हैं उनके बच्चों की तालीम को फाइनेंस करें। उनको बोलें कि आप स्कूल भेजें बच्चों को,
इनकी तालीम के अखराजात सारी सूबाई हुकूमतें खुद उठाएं, वो BISP से पैसा दें, उनकी स्कूल की फीस भी दें, उनको किताबें दें, उनको यूनिफॉर्म दें, उनको कोई स्टाइपेंड भी दें रोटी पानी खाने के लिए। वो इसका BISP का सबसे बेहतर इस्तेमाल होगा। लेकिन हर सूबा अपने बच्चों के लिए खुद करे। कोई 2.5-3 करोड़ बच्चे हैं पाकिस्तान का आउट ऑफ स्कूल, उनमें से आधे बच्चे भी ये स्कूलों में अगले 5 साल में भेजने में कामयाब हो जाए तो BISP का सारा पैसा जो है उसकी असल आपको कीमत वसूल हो जाएगी। अभी उसके अंदर बहुत लीकेजेस है। 850 850 अरब रुपया अगले साल आपने मुख्तस किया हुआ, इस साल 750 अरब था। तो वो पूरा पैसा सिंध, पंजाब, KP, ये सारे पैसे अपने वसाइल से दें, लेकिन उसको टारगेट कर दें सारे के सारे पैसे को कि हर जो गरीब खानदान है, पुअर फैमिली, ये नहीं कि पैसे वाले लोग अपने बच्चों को वो वहां से स्कॉलरशिप दिलवाने लग जाए, पुअर वल्नरेबल फैमिलीज जो उस कैटेगरी के अंदर आती हैं, उनके बच्चों के तालीमी अखराजात मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमतें इस BISP के जरिए उठाएं। स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और उनको स्टाइपेंड भी दें। देखें आपके 3-4 सालों के अंदर तालीमी मैदान के अंदर कितने ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों का इजाफा होगा और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद में कमी आ जाएगी। और मलिक साहब, उसके बाद हम ब्रेन ड्रेन भी देखते हैं और फिर हम रेमिटेंसेस पे खुश भी बहुत होते हैं। रेमिटेंसेस पे इतना खुश होना बनता है? फिर ब्रेन ड्रेन तो इसलिए है ना कि आपकी इकोनॉमी बैठ गई है, आपकी ग्रोथ ही कोई नहीं है, ग्रोथ कोई नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। तो जो बच्चे आपने पढ़ाई लिखाए हैं या जो मजदूर है वो सारे पाकिस्तान से, ये जो कश्तियों में ये जो डंकी लगा के डूबते हैं बेचारे, इनको क्यों डूबते हैं? इसलिए कि यहाँ कुछ नहीं मिलता, तो वो अपना घर बार भी, दुकान भी, जो भी चीज होती है वो बेच के यहाँ से निकल जाते हैं कि यहाँ तो दाल रोटी नहीं खाई जाती, यहाँ से बाहर जाएंगे तो कुछ कमाने लग जाएंगे। यहाँ से बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर, डॉक्टर बनकर UK में जाके 2,500 पाउंड पे जाके जॉब करते हैं। तो 2,500 पाउंड में से अगर वो 500 पाउंड भी अपने पीछे घर वालों को भेज दें, 2,000 उनका वहां रहने की कॉस्ट अगर आ जाए, तो 500 पाउंड जो है वो या 2 लाख के करीब बन जाता है रकम पाकिस्तानी रुपयों में। तो यहाँ से बच्चे अब यही काम कर रहे हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ के उन्हें यहाँ कुछ चीज नजर नहीं आती, स्कोप नजर नहीं आता, कोई UK चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई प्लैब के एग्जाम डॉक्टर पास करते हैं वो UK चले जाते हैं, जो US सिस्टम वाले वो ऐसे USMLE के एग्जाम पास करते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए यहाँ नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखाना उनको तो हमारा फर्ज है ना, पढ़ाएं लिखाएं। पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं है तो कम से कम बाहर तो जॉब मिल जाएगी। तो जो आउट ऑफ स्कूल 2.25 करोड़ बच्चा है उसका क्या करेंगे? वो तो सड़कों के ऊपर मजदूरी के अलावा तो उनके पास कोई काम है नहीं है, तो वो रेडी लगाने के भी काम नहीं है। आप ये जो BISP का पैसा है इसका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनको कर्जे हंसना दें कि छोटी सी कोई दुकान, कोई छाबड़ी, कोई रेडी, कुछ तो लगा ले, लाख लाख रुपए उनको देना शुरू कर दें कि जाओ अपना काम शुरू करो। 2-2 4-4 हज़ार रुपए महीने का जो अमचूरन डाला हुआ है उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए और सूबों को अपने वसाइल से करना चाहिए, वफाक से ये बोझ हट जाना चाहिए। जी।